हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आज है 25 मई, 5 मई 2026। इसके पेपर का जरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आज की क्या खबर है। इम्पोर्टेंट है, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं थोड़ा एथिक्स से संबंधित, इसी निबंध से संबंधित चीज़ों। संकल्प की जीत होती है, ऐसा बात कह गया है इसमें। जरा आइए इसको रीड करके देखते हैं, है ना। रीड करना सीखिए, है ना, पेपर को, है ना, ताकि इससे की जो भाषाएँ हैं वो सुधार होगी, है ना, जब आप मेंस के पेपर को लिखेंगे। क्या कहता है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छुपी हुई वह अदृश्य ऊर्जा है, जिसे हम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीफ, सकारात्मक दृष्टि, है ना, पॉजिटिव अप्रोच और दृढ़ संकल्प के रूप में पहचानते हैं। सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि विचारों, प्रयासों और विश्वास, सतत यात्रा का परिणाम होता है, यानी कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है, यानी अपने बिलीफ के साथ जिस चीज़ के आप उद्देश्य से काम कर रहे हैं। जब व्यक्ति भय और संदेह के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ता है, तब वो अपनी वास्तविक सामर्थ्य, जो कैपेसिटी है उसके अंदर, को पहचान पाता है। हमारे जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं, हमारे जो दैनिक जीवन में जब हम जीते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, जब परिस्थितियाँ हमें डराने लगती है कि हमारे अनुकूल जो है कंडीशन नहीं होती है और हम मन में असफलता की आशंका घर कर लेते हैं। यह भय और संदेह ही हमारे पथ के सबसे बड़े अवरोध है, रुकावटें बन जाती है। जो व्यक्ति इन मानसिक जंजीरों को तोड़ देता है, वह अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं के द्वार खोल देता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह केवल एक कथन नहीं है, जीवन का शाश्वत सत्य है। यदि हमारे विचार, हमारे आइडियाज कमजोर और नकारात्मक होंगे, तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में, वही डायरेक्शन में ढल जाएंगे। परंतु यदि हमारे भीतर आशा, साहस और श्रेष्ठ लक्ष्य की भावना होगी, तो हमारे विश्वास स्वतः ही उज्ज्वल हो जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन का वह प्रकाश है जो अंधकार में परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाता है। जब हम हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। न्यू एनर्जी क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन का, चाहे बोलने का स्किल हो, किसी भी तरह का हो, चाहे हम किसी तरह का भी कार्य करने में लगे हैं। ये ऊर्जा हमें गिरकर भी उठने का साहस देती है, हिम्मत देती है और बार-बार प्रयास करने की प्रेरणा प्रदान करती है। दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलती है। केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास, कंटिन्यू प्रयास और अटूट विश्वास आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति, जो हमारी इंटरनल पावर्स है, हम हर चुनौती से लड़ने का साहस देती है। यह आंतरिक शक्ति हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब मन, विचार और कर्म एक दिशा में संगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तब हम सफलता हमारे कदम छूने लगती है। इस तरह की बात करता है। तो अखबार को जरा देखते हैं, तो संकल्प की जीत हम के बारे में दिया है। देखिए, इन सारी चीज़ों से आप रीड करने से क्या होगा कि आपकी भाषाएँ में निखार आएगा, है ना? तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण से हमेशा सोचो, है ना? नेगेटिव चीज़ों से दुनिया भरी पड़ी है। इधर देखते हैं परंपराओं को पलटना, है ना? जो ट्रेडिशन है नेपाल को, उसको किस तरह से नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है, किस तरह से बदला जा रहा है, आइए उसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोग जो देखते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह किसी न किसी मामले के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नेपाल में जो आंदोलन एक प्रमुख चेहरा बनने से लेकर चुनाव में शानदार प्रदर्शन तक उनका नाम छाया रहा। युवाओं ने उन पर भरोसा जताया और उनकी विजय से ऐसा माना गया है कि वे नेपाल की जो राजनीति है, नेपाल की जो पॉलिटिक्स है, पुराने कमजोर किलों को तोड़कर एक नवयुगीन भव्य इमारत का निर्माण करेंगे, है ना, जिसके स्तंभ भ्रष्टाचार और विदेशी प्रभाव से अलग पारदर्शिता, है ना, ट्रांसपेरेंटी, सोवर्निटी होंगे। पिछले 2 महीनों में इस दिशा में उन्होंने कुछ बड़े नीतिगत जो पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं, जरा आइए देखते हैं क्या है। परिवर्तन के इसी क्रम में बीते दिनों उन्होंने नेपाल और कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और विशेष दूतों से भी मिलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे उनके पद और प्रोटोकॉल में बराबर नहीं थे। इन विशिष्ट अतिथियों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेषज्ञ दूत
है ना, सर्जियो गौर भी शामिल थे। गौर को शाह के मंत्रिमंडल के सदस्यों से ही मिलकर लौटना पड़ा। वहीं मीडिया में आई खबरों में मान ने तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने नेपाल दौरा नई दिल्ली को इसी कारण स्थगित कर दिया क्योंकि शाह से भेंट का कार्यक्रम नहीं बन पाया। इसके पीछे भी प्रोटोकॉल वाली परंपरा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। निर्णयों को नेपाली मीडिया और राजनीतिक विपक्ष पूरा जोर विरोध कर रहा है, लेकिन शाह के दृष्टिकोण से देखें तो वो वही कह रहे हैं जिसका वादा उन्होंने सत्ता से आने से पहले किया था। वो दर्शाना चाहते हैं कि पिछली सरकारें वादे तो करती रही है पर अमल नहीं कर पाई, विशेषकर दबाव से निपटने में और विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी है उसको निष्पक्ष फेयर रखने में। चूंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बने 2 महीने ही हुए हैं, इसलिए शाही चाहेंगे कि विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी के स्तर हैं इस पर ऐसा कदम न उठाए जिससे किसी एक देश विशेष के प्रति उनका झुकाव दिखाई दे। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने विदेशी राजनयिकों के साथ अप्रैल में एक बैठक की, जिसमें भारत और चीन समेत 15 अन्य देशों के राजदूत भी शामिल थे। ये पहला अवसर था जब किसी नेपाल प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम उठाया हो और पड़ोसी देश जैसे भारत या चीन के राजदूतों से निजी स्तर से भेंट न की हो। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री शाह नीतिगत बदलाव की दिशा में से कदम उठा रहे हैं। एक और जहां विदेशी सक्रियता है ना, जो फॉरेन एक्टिविटी ही के मोर्चे पर नए प्रोटोकॉल बना रहे हैं, तो स्थापित जो घरेलू प्रोटोकॉल है, जो डोमेस्टिक प्रोटोकॉल की जो एडिशन को भी तोड़ रहे हैं। बीते दिनों जब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद की संयुक्त बैठक में ज्वाइंट सिटिंग में को संबोधित कर रहे थे तो शाह ने प्रतिगमन जो आउटसाइडर है या जो प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत खराब उदाहरण रहा। इसकी चर्चा नेपाली मीडिया में भी हुई। ये बात सही है कि हर सरकार को अपनी नीतियों और नियमों में बदलाव लाने की अधिकार है, लेकिन शाह का रवैया यही जाहिर करता है कि उनके जोर वैसे कदम उठाने पर ही अधिक है जो उन्हें अलग तरह के नेता की छवि प्रदान करे। विदेश नीति और कूटनीति जो फॉरेन पॉलिसी होती है और डिप्लोमेसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी शुरुआत है जिससे हमें निकट भविष्य में नेपाल को जरूर भुगताना पड़ सकता है। या ना भूल जाए कि नेपाल भारत और चीन से घिरा हुआ और तमाम मामलों में वह भारत जैसे देशों पर अपनी आर्थिक और व्यापारिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से निर्भर है। इतिहास भी साक्षी रहा है कि नेपाल जब भी कोई क्राइसिस होता है, किसी तरह की संकट आता है, तो भारत एक मित्र के राष्ट्र के चलते प्रथम मददगार की तरह खड़ा रहा है। ऐसे किसी साझेदार को लेकर अगर नेपाल की सरकार प्रोटोकॉल की दुहाई देना शुरू करेगी तो संभव है कि कोई सहायता मांगने पर दूसरा पक्ष भी आगे आए। नेपाल की नीति नियंता है नियत ये भी ना भूले कि विशेष दूत हमेशा अपनी सरकार के हितैषी और नेता के संदेशवाहक होते हैं जो दोनों पक्षों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनमें से मेल मुलाकात भी उपेक्षित करना संकीर्ण नीति यानी एक नैरो पॉलिसी की ही जाएगी। इस संदर्भ में नेपाल सरकार की यही दलील है कि प्रधानमंत्री ने विदेशी प्रतिनिधि है से संवाद के लिए एक अलग व्यवस्था की है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था अमल में आ पाती है तो बेहतर होगा कि इस विदेशी संबंधों में समन्वय बनाए रखने में सहायता मिलेगी। चूंकि अभी नई सरकार का सत्ता संभालने में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पष्टता सामने आएगी। लेकिन शुरुआती दौर में कई सवाल जरूर उठ रहे हैं कि नेपाल जिस तरह विदेशी सहायता पर निर्भर है, उसे देखते हुए इन सवालों को जल्द से जल्द उचित जवाब तलाशना उसके लिए बेहद ज़रूरी होगा। उसे समझना होगा कि जब कोई आगाह दुर्ग्रह में परिवर्तन हो जाता है तो वह आत्मघाती भी हो सकता है। ज़रा नेक्स्ट टेरिटोरियल में क्या है कि वैश्विक खतरों से जूझता रहा है इंडिया के बारे में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले देशवासियों से ऊर्जा को किफायत करने की अपील की और फिर चेतावनी दी कि वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया में अधिक आर्थिक मंदी आ सकती है। उनके वक्तव्यों के पीछे 4 चिंताएं काम कर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल, गैस और खाद के दाम 1.5 गुना से अधिक हो गए, जिसके कारण भारत का ऊर्जा और खाद्य आयात बिल लगभग 1.5 गुना हो गया। ऊर्जा और खाद के दाम बढ़ने से देश में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने, बजट गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया। विदेशी निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं पिछले 2 साल में भारत से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं और अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने के आसार है। इस रफ्तार और तेज हो सकती है। ऊर्जा और खाद के अगर आयात की बात करें, इम्पोर्ट की बात करें, तो दिन से विदेशी पूंजी के प्लान का सस्ता हो रहा है जिसकी वजह से महंगे होते जा रहे हैं। डॉलर की तुलना में अगर रुपया की अगर हम बात करें, यहाँ पे जरा देखिए किस तरह दिया गया है। हकीकत यह है कि मुद्रा का जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज दर किसी देश की अर्थव्यवस्था को ताकत या कमजोरी का
पैमाना नहीं होता। मिसाल के तौर पर जापानी येन का भाव इस समय लगभग 60 पैसे है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था जापान से 1.5 गुना मजबूत मान ली जाए? इस तरह यूरो आने से पहले 1998 में 1 रुपया 40 इतालवी लीरा का होता था। तो क्या भारत इतालवी से 40 गुना विकसित था? किसी देश की जो करेंसी की कीमत उसकी जीडीपी और जारी की मुद्रा की संख्या के आधार पर तय होती है, और विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट है करेंसी की जो डिमांड के आधार पर चढ़ती गिरती है। जिस देश की निर्यात आयात से अधिक होता है, जिसकी मुद्रा के लोग निवेश के लिए जमा रखना चाहते हैं, उसकी मांग बढ़ती है। परिणाम स्वरूप उसकी जो विनिमय दर भी बढ़ती है। हालांकि इसके उलट होने पर जो मुद्रा की जो डिमांड है वो घटती है, एक्सचेंज रेट भी गिर जाती है। इसलिए इन मुद्रा झंडे की तरह देश की आम होती है, ना ही उसकी अर्थव्यवस्था का पैमाना। इस तरह की बात की गई है। भारत में सकल एफडीआई जो ग्रॉस फिक्स है ना, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये विदेशी निवेश की मात्राएं में कमी नहीं आ रही है, वह लगातार बढ़ रहा है। लेकिन भारत से वापस जाने वाले विदेशी निवेश की मात्रा भी पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो विदेशी निवेश उन बाजारों का रुख कर रहे हैं जहां एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा के क्षेत्रों में नए आविष्कार हो रहे हैं, नए इन्वेंशन हो रहे हैं। कंपनियों के दाम डाटा काम के दिनों तक हफ्तों के भीतर दोगुने तिगुने होते जा रहे हैं। तो आज की इस तरह की बात है ना, रुपया के बारे में दिया गया है जो स्थिति के दृष्टिकोण से इसको आप देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले भारत की जो रुपया है ना डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर किस तरह का इम्पैक्ट करेगा, भारत की इकोनॉमी में किस तरह का इम्पैक्ट करेगा, इस तरह के सवाल नहीं समझ जा सकते हैं। हर जगह देखते हैं यहाँ पे कि एआई में तेजी से गिर सकता है रुपया, इस तरह की बात क्या कर रहे हैं। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान से जो एग्रीमेंट हुआ लगभग तय है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब खुलने पर ओपन होने पर सहमति जताई गई है। राजदूत की क्या खबर। नई दिल्ली, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 महीनों में जारी तनाव कम होने के संकेत मिलने लगे हैं। ईरान की तरफ से तैयार 14 सूत्रीय शांति समझौता मसौदे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमेरिका ने प्रारंभिक सहमति दे दी है। 3 चरणों में प्रस्तावित समझौते के तहत पहले चरण में औपचारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा, दूसरे चरण में हॉर्मुज़ जलबंदी मध्य में समान आवाजाही बहाल करने और तीसरे चरण में व्यापक समझौते पर विस्तृत चर्चा शुरू करने की योजना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव समझौते को शांति से जुड़ा समझौता मसौदा बताते हुए दावा किया है कि ईरान के साथ समझौता काफी हद तक तय हो चुका है, जिसमें तमाम पहलुओं के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर सहमति बन गई। उन्होंने कहा कि समझौते के अंतिम बिंदुओं और तकनीकी पहलुओं पर अभी चर्चा चल रही है और जल्द ही इस औपचारिक घोषणा की जाएगी। मसौदे को तैयार करने में ड्राफ्टिंग करने के लिए पाकिस्तान की कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच अगले दौर में शांति की वार्ता बकरीद की छुट्टियों के बाद शुरू हो सकती है। तनाव कम होने की खबरों को बाजार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है ना? इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। और भारत अमेरिका के बीच जंग होगी ट्रेड की, आइए जरा देखते हैं क्या। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि समझौता दोनों देशों के लिए लाभदायक और टिकाऊ होगा। अभी आपने जो ए.आर. रहमान साहब जो संगीतकार है हमारे देश में, जो लेजेंडरी म्यूजिशियन, वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, तो स्पीकर पे आके राम शंकर जी कहते हैं मोदी जी हमारे इलेक्शन आता है, हम कुछ कह दिए थे कि यहाँ के लोग मेहनत की जैसे हैं, तो कभी कुछ बोलते रहते हैं। आइए जरा भारत और अमेरिका की विदेश मंत्रियों और जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रियों को नई दिल्ली में रविवार को हुई बहुप्रतीक्षित बैठक में द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड के मौजूदा अवरोधों को समाप्त करने व एक दूसरे के प्रति भरोसे और मजबूत करने को लेकर अहम विमर्श हुआ। ट्रंप टैरिफ के बाद आए तनावों के बीच रिश्तों में अब गर्माजोशी दिखी। 4 दिवसीय यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते के अंतिम दिन देने के करीब हैं और जल्द ही ये समझौता एग्रीमेंट हो सकता है। ये दोनों के लिए लाभदायक और टिकाऊ होगा और आपसी हितों को आगे बढ़ाएगा। जयशंकर ने ग्रीन कार्ड समेत अमेरिकी वीजा और आवर्जन जो माइग्रेशन इमिग्रेशन ग्रीन कार्ड था, तो उन बदलावों की तरफ ध्यान दिलाया जिसके सबसे ज्यादा शिकार भारतीय पेशेवर और भारतीय उद्योग जगत को होने की आशंका है। जयशंकर ने कहा कि इस दृष्टिकोण से विधि सम्मत आवाजाही पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए। रूबियो और जयशंकर के बीच रविवार को लंबी बैठक हुई। इसका मुख्य जोर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, सीमा पार आतंकवाद और रक्षा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर था। ट्वीट के अनुसार संयुक्त प्रेस वार्ता के रूबियो ने
हमारे व्यापार प्रतिनिधि बहुत ही जल्द यहाँ आएंगे। हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में था। हमने जबरदस्त प्रगति की है। जयशंकर ने कहा कि हमने आपसी और परस्पर लाभकारी म्यूचुअल एंड प्रॉफिट ट्रेड से जुड़े अंतरिम समझौते के अंतिम मसौदे को जल्द से जल्द पूरा करने के मौके पर बात की है। ये व्यापक द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति, जो ट्रंप प्रशासन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड पॉलिसी है, उसका जो उद्देश्य है वैश्विक व्यापार वाले ट्रेड पर की प्रगति, अमेरिका के समग्र दृष्टिकोण, अगर एग्रीगेट अप्रोच की बात करें तो संतुलित करना है, ना कि किसी विशेष देश को निशाना बनाना है ना। इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए यहाँ पे कौन सी बातें बोली गई थी। मुझे भारत से प्यार है, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, ट्रंप ने कहा। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव संबोधन में भारत के प्रति गहरा प्यार व्यक्त किया। साथ ही खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक उन्हें अपना दोस्त बताया। कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिकी राष्ट्रदूत सर्जियो गोर और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर उपस्थित थे। भारतीयों पर नस्ली टिप्पणियों पर बोले रूबियो, हर देश में होते हैं। देखते हैं क्या बात है। जागरण ब्यूरो के अनुसार अमेरिका में भारतीयों के विरुद्ध नस्ली टिप्पणियों के बारे में रूबियो ने कहा, मैं इन टिप्पणियों को बेहतर गंभीरता से लूंगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन या अन्य जगहों पर ऐसी टिप्पणी की होगी, क्योंकि दुनिया में हर देश में मूर्ख लोग होते हैं। यहाँ भी मूर्ख लोग हैं, अमेरिका भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो हर समय मूर्खता भरी टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश उन लोगों के लिए समृद्ध हुआ है जो दुनिया भर से हमारे देश में आए, अमेरिका बन गए, हमारी जीवन शैली भूमि गए और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देगा भारत। बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन की बात भारत को अब मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन के एक्सपोर्ट और इन एग्रीमेंट के यूटिलाइजेशन की और सहायता कॉर्पोरेट प्रोवाइड कराने में ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि एफटीओ के दौरान की गई बातचीत और उपयोग की गई बाजार पहुंच के बीच का अंतर देश की सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत एफटीओ उपयोग ऐतिहासिक रूप से 25% के आसपास रहा है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये 70 से 80% रहा है। इस अंतर को समाप्त करना अब सबसे महत्वपूर्ण व्यापार नीति सुधार बन गया। डेलाइट इंडिया के पार्टनर रुजा डिडवानिया का कहना है कि भारत की अगली प्राथमिकता एफटीए का व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, है ना। निर्यातकों को समझौतों का उपयोग करने में मदद करना, नई व्यापार बाधाओं के खिलाफ रक्षा करना और निरंतर कंटिन्यू एक्सपोर्ट वृद्धि बाजार में पहुंच को परिवर्तित करना होगा। भारत ने अब तक सिंगापुर, जापान, कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, आसियान एफटीए ब्लॉक के साथ कई व्यापार समझौतों को लागू किया है। इसके अलावा ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भी ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। लॉ फर्म शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी में पार्टनर डॉक्टर कुमार पांडे का भी कहना है कि सबसे तत्काल प्राथमिकता एफटीए उपयोग है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, जागरूकता का अधिकांश अन्य समझौतों के परमाणु बुनियादी ढांचा विकसित। उन्होंने कहा कि एफटीए से भागीदार देशों की गुणवत्ता, ट्रांसपेरेंसी और स्थिरता स्टेबिलिटी मानव जो स्टैंडर्ड है पूरा करने वाले सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। पांडे ने कहा कि भारत का निर्यात परिदृश्य उच्च मूल्य वाली मैन्युफैक्चरिंग की है और बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को एक स्टैंडर्ड और परमाणु बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि फर्म भागीदार देशों का अनुपालन आवश्यकताओं के बिना अत्यधिक लागत को पूरा कर सके। इसको मैंने पढ़ा था ट्रेड डील है। और कुछ खास तो है नहीं। और देखिए कुछ खेल जगत की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, राजस्थान की जीत ने सभी सेमीफाइनल को ध्वस्त कर दिया गया है। तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी जगह है राजस्थान। मुंबई इंडियंस को यहाँ पे मान दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जो मुकाबला होगा क्वालीफायर 1 कौन किसके साथ खेलेगा, तो आरसीबी के साथ गुजरात खेलेगी, है ना। उसके बाद क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम फिर क्या कहता है 27
मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा, और जो पहली मैच क्वालीफायर 1 होगा कहाँ पे होगा, 26 मई को धर्मशाला में होगी। और 27 मई को जो एलिमिनेटर वाला मुकाबला होगा वो हैदराबाद राजस्थान से। यहाँ पर जो भी एलिमिनेट करेगा, और यहाँ पर जो टीम पोजीशन 1 पे है वो जीतेगी, वो यहाँ पे आएगी, और एलिमिनेटर को विजेता हो, क्वालीफायर में हारने वाली टीम जो हारेगी वो फिर एलिमिनेटर को विजेता टीम से यहाँ पर खेलेगी 28 मई को न्यू चंडीगढ़ में। हाँ, और फाइनल है 31 मई का, 31 मई को क्वालीफायर 1 और क्वालीफायर 2 के रूप में मैच होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कौन कौन सी टीम क्वालीफाई की है टॉप, टेबल टॉप पर अगर हम बात करें तो RCB, उसके बाद फिर गुजरात है, गुजरात टाइटंस, उसके बाद फिर हैदराबाद आपको कर चुका है, थर्ड ऑफ द टीम है यहाँ पे देख, और राजस्थान टीम जो कि वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की टीम में क्वालीफाई कर चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का दैनिक जागरण में आज की खबरें थी, इम्पोर्टेंट यही था। क्योंकि स्पोर्ट्स से जिसको रुचि है वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास होता नहीं है स्पोर्ट्स में, लेकिन एक आप रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं क्रिकेट के बारे में, हालांकि और चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए, कुछ समझता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।